नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। तो तबाही का दंश कर्रा रहा उत्तराखंड हर साल बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता है। केदारनाथ आपदा, रैणी आपदा, जोशीमठ आपदा, तमाम ऐसे जख्म हैं जो उत्तराखंड अपने सीने में लिए हुए है। इन आपदाओं के जख्मों पर मरहम लगाने का सरकार ने प्रयास तो किया, लेकिन आपदाओं के जोखिम को कम करने के उपायों के बारे में सरकारें कुछ खास करके दिखा नहीं पाई। सवाल यही है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल यही कहानी है। हर साल मॉनसून चुनौतीपूर्ण होता है, हर साल कई जाने जाती है, लगातार पहाड़ दरकते हैं और खतरों के साए में लोग जीते हैं। सवाल यही कि आखिर कब इसका कुछ उपाय होगा और आखिर कब तक लोग ऐसे ही खतरे के साए में जीने को मजबूर रहेंगे। तो उत्तराखंड में लगातार मॉनसून चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। मॉनसून की वजह से कहर भी देखने को मिल रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तराखंड में आपदा की वजह से जो लोग हैं वो परेशान हो गए हैं। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हर बार मानसून सीजन में उत्तराखंड आपदा का दंश झेलता है। मानसून सीजन में प्राकृतिक आपदाओं के चलते दुश्वारियां बढ़ जाती हैं। 15 जून के बाद से शुरू हुआ मानसून सीजन एक बार फिर से उत्तराखंड पर कहर बनकर टूटा है। राज्य की लाइफलाइन कही जाने वाली सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्राकृतिक आपदाओं के चलते राज्य में 38 लोग अभी तक मौत के गाल में समा चुके हैं। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं और 5 लोग अभी तक लापता हैं। इन आपदाओं के चलते राज्य को जो क्षति हुई है उसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। पिछले 24 घंटे में राज्य के भीतर प्राकृतिक आपदाओं की खबरें आई हैं, जिसमें टिहरी जिले के घनसाली क्षेत्र हो या फिर केदारनाथ क्षेत्र, अल्मोड़ा जिले का जागेश्वरी क्षेत्र हो या फिर उत्तरकाशी जिले का मोदी क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है। पहाड़ों पर जो बारिश हो रही है उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, जो खतरे के निशान के पार होते हुए दिखाई दे रही हैं। प्रशासन अपने स्तर पर लोगों को सावधानियां बरतने के निर्देश दे चुका है, लेकिन राज्य में इस प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी रोटी का भी संकट खड़ा होने लगा है, क्योंकि भारी बारिश के चलते 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। सड़कें सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हैं, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में जोखिम उठा रहे हैं। धरातल पर बात करें तो मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर दिखाई दे रहे हैं, आपदा के क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। तो उत्तराखंड साल बाढ़ और भूस्खलन, अतिवृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता आया है। केदारनाथ आपदा हो, रैणी आपदा हो, जोशीमठ आपदा हो, तमाम ऐसे जख्म हैं जो उत्तराखंड अपने सीने पर लिए हुए। हालांकि अभी तक जिस तरह से ये जो प्राकृतिक आपदा है इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी तो हम पहले से कर सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। आशीष नौटियाल जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। बीजेपी से देवेंद्र भसीन जी जुड़ चुके हैं, राज्य मंत्री हैं। और कुलदीप राणा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भसीन जी आपके पास आना चाहूंगी। हम सभी को पता है ये कोई नई कहानी नहीं है, उत्तराखंड में हर साल ऐसा ही मंजर देखने को मिलता है। मॉनसून हर साल चुनौतीपूर्ण होता है, प्राकृतिक आपदा है, किसी के नियंत्रण में नहीं है, लेकिन तैयारियां तो कर सकते हैं ना। जवाब दीजिए सर। की जो अतिवृष्टि हो रही है वो केवल उत्तराखंड सीमित नहीं है, हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश किसी प्रकार से ग्रस्त है, इसी प्रकार से हिमालयी राज्य भी ग्रस्त है और दक्षिण वायनाड की जो स्थिति है वो हमारे सामने। तो वास्तविकता ये है कि जो प्राकृतिक आपदा का स्वरूप पता हमने सामने आ रहा है तो निश्चित तौर पर अपने आप में बहुत ही भयावह है। बस यही है कि क्या हमारी जो टीमें है या हमारी सरकार है, क्या वो उस पर अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन जैसा कि आपने भी रिपोर्ट में कहा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर है। पूरी मशीनरी चाहे केंद्र सरकार की एनडीए हो, चाहे स्टेट सरकार की हो, चाहे पुलिस हो, चाहे अन्य हमारे एजेंसियां और विभाग हो, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।
लोगों को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात मानती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, जायजा भी ले रहे हैं, जो भी आपदा प्रभावित है उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल बरकरार है भसीन जी, वायनाड या हिमाचल में क्या हो रहा है हमें उससे क्या मतलब, उत्तराखंड से मतलब, उत्तराखंड की डिबेट, उत्तराखंड का टॉपिक, और उत्तराखंड में आखिर सरकार क्या कर रही है? जो मशीनरी है, वो जो काम पहले मॉनसून से करना चाहिए था, वो आखिर क्यों नहीं हुआ? कुलदीप जी आपके पास आना चाहूंगी। कुलदीप जी, सवाल यही, हमने इससे पहले केदारनाथ आपदा भी देखी, हमने रैनी आपदा भी देखी, हमने जोशीमठ आपदा भी देखी। सवाल उत्तराखंड का है, उत्तराखंड की जनता का है। सवाल यही कि आखिर कब तक, आखिर कुछ परमानेंट उपाय क्यों नहीं? आखिर कब तक जो लोग हैं ऐसे ही डर के साए में जीते रहेंगे? देखिए, आपने ये बड़ा वजूह सवाल पूछा है कि यहाँ पे परमानेंट क्यों नहीं। देखिए रिया, हम उत्तराखंड का जो हिस्सा है जिसमें हम लोग रहते हैं, ये हिमालयी राज्य है, और हिमालय में भी उस क्षेत्र में है जहाँ जो भूगर्भीय रूप से बहुत ज्यादा संवेदनशील है। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, क्योंकि इसके उलट जो दूसरा इलाका है, हिमालय की दूसरी तरफ का क्षेत्र है जिसमें चाइना और अन्य देश आते हैं, ये पठारी रूप से ज्यादा मजबूत है। ठीक है। अब जो इस समय जो स्थितियां मौसम की हैं, जिस तरह के से ग्लोबल वार्मिंग का जो स्पष्ट असर अब देखने को मिल रहा है, और पहले तो ये अक्सर सुनने में आता था, जानकारी भी इसकी होती थी कि बादल जो है वो पहाड़ों से टकराते थे और तब वर्षा होती थी। ठीक है। लेकिन अब अक्सर ये देखने में आ रहा है कि बादल पहाड़ों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पहाड़ों से पहले ही वो उनका डेंस क्लाउड हो रहा है और वो वहीं पर बहुत तेजी से बरस रहे हैं। ठीक है। तो बारिश की जो फॉर्मेट है उसमें भी बदलाव आया है, और इसके साथ जो बदलाव आना चाहिए वो सरकार के कामकाज में या उन तमाम एजेंसियों के कामकाज में आना चाहिए जो रिस्पॉन्स का काम करती हैं। ठीक, उत्तराखंड में आपदा और पहाड़ को आप अलग अलग चश्मे से नहीं देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि मैंने अमूमन हिमालय के अधिकांश पहाड़ी राज्यों को देखा है, वहां मैंने स्टडी की है अपनी। ठीक है ना। तो आप ये जो शिवालिक श्रेणी के ऊपर कश्मीर से लेकर के और नॉर्थ ईस्ट तक के तमाम राज्यों को देखें तो वहां आपदा की स्थितियां रहती हैं। ठीक, लेकिन अब बड़ी चीज क्या हो रही है कि समय के साथ ये स्थितियां और तेजी से बदल रही हैं। ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में अक्सर ये कहा जाता है, क्योंकि पहाड़ के जो लोग होते हैं वो प्रकृति पूजक लोग होते हैं, प्रकृति को पूजने वाले लोग होते हैं। और अगर आप आम भाषा में, अगर यहाँ की लोक भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये एक तरीके से लोगों का भी कहना है, जो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये प्रकृति दोष लग गई है हम पे, अर्थात प्रकृति हम पे नाराज हुई है। यही वजह है कुलदीप जी, मैं सोचूंगी कि हमें प्रकृति की ओर ज्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है, प्राकृतिक आपदाओं की ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या माना जाए, जिस तरह से बैठकों का दौर जारी है, देहरादून से लेकर हर जगह बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव मोड में है, लेकिन क्या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं, कोई उपाय है या नहीं, या ये माने कि सरकार की जो नाकामी है उसका दंश, एक तरह से उसका दंश जनता को झेलना पड़ रहा है? देखिए रिया जी, जो बैठक बरसात से पहले होनी चाहिए थी वो बैठक आप बरसात के बाद कर रहे हैं। अगर पहले ही बैठक हो जाती तो आज तो सरकार के पास स्पेस टेक्नोलॉजी है, कोई नई टेक्नोलॉजी मोदी जी बता रहे थे। हमारे पास ड्रोन है जो उठ के एकदम देख लेते हैं कहाँ क्या हो रहा है, तो पता तो सब लग सकता है। आपदा पे किसी का कंट्रोल नहीं है, हम नहीं कह रहे कि आपदा पे कंट्रोल है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि आप दूसरे राज्यों को बोलो वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। जब स्थिति हमारी खराब है आप दूसरे को क्यों बोल रहे हैं? आप अपना देखें, वो तो चोरी कर रहा है, वो बेईमान है। क्या जो बैठक के पहले होनी चाहिए थी वो देरी से हुई? भसीन जी जवाब। पहली बात तो ये है कि बैठक पहले भी होती थी और सरकार ने अपनी तैयारी पूरी करी। आपदा के दौरान जैसा कि सभी हमारे पैनलिस्ट माना है, फेल हो गए, किसी का नहीं हो सकता, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारी पुलिस हो, चाहे हमारे जो राहत एजेंसीज हैं, तो तत्काल अपना जो है रिस्पॉन्स करती हैं और बचाने में आगे निकल जाती हैं। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी किया जा रहा है। लगातार हमको देते हैं, जनता के बीच में अलर्ट देते हैं कि इस मुद्दे में जो है अतिवृष्टि होने वाली है, और हमने डॉक्टर जो लगाए हुए हैं अपने, तो उनका भी हम प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो अन्य सुविधाएं हैं राहत के, इसके लिए भी हम कर रहे हैं। और अभी आप देख रहा होगा आपने केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में, हिमाचल के विशेष संदर्भ में
और पड़ोसी राज्यों के विशेष संदर्भ में बाढ़ नियंत्रण के लिए अलग से केंद्र सरकार ने व्यवस्था की है। तो हमारी चाहे प्रदेश की सरकार हो, नहीं तो कैसे खर्च किया जाएगा वो पैसा? क्योंकि इसलिए मैंने कहा ना आपसे अभी हाल ही में भसीन जी, क्योंकि जो आपने ये कहा कि बैठकें पहले भी होती हैं, मॉनसून से पहले भी बैठकें हुई, तो सवाल यही कि अगर बैठकें हुई हैं, तैयारियां कहाँ हैं फिर? देखिए रिया जी, पहली बात तो ये है कि आप किसी बादल फटने को रोक नहीं सकते, अतिवृष्टि को आप नहीं, वो चीज हम मान रहे हैं ना, कोई प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तैयारियां हम पहले से कर सकते हैं। हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो टीमें हैं, क्या किसी आपदा के आने से पहले तो भविष्यवाणी कर सकती है, तो तैयारी हमारी रहती है, हम भविष्यवाणी करते भी है। एक बात, अगर कोई आपदा आती है तो उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए, उसमें राहत देने के लिए तत्काल हमारी जो एजेंसीज है वो काम शुरू कर देती है। तो ये जो तैयारी पहले होती है इसी रूप में होती है कि अगर कोई आपदा आ गई, हम क्या करेंगे, कैसे राहत देंगे, तो हमारे लोग फंस जाएंगे, उनको कैसे वहां से निकालेंगे, तो सारी बातें जो है प्रदेश सरकार के द्वारा तय की जाती है और वो धरातल पर दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। और इसी प्रकार कर रहे हैं। आशीष नौटियाल जी, क्या जो रोड मैप बनाया गया, जो एक्शन प्लान बनाया गया, क्या वो नाकाफी यहाँ पर साबित हो रहा है? देखिए, जिस प्रकार भसीन जी बता रहे हैं हमारे गुरुजी कि वहां पे उस समय जो है मीटिंग पहले की गई थी, लेकिन ये भी साथ में उन्होंने बताया अगर प्रबंधन फेल हो तो मीटिंग आपकी फेल हो गई, आपकी तैयारी पूरी तरह फेल हो गई। अब बादल फटने पे समस्या नहीं है, बादल तो फटते हैं, बादल फटने पे दिक्कत नहीं है, बादल फटने के अगर फट जाए तो आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? ऐसा क्या टेक्नोलॉजी लेके आए हमारे विश्वगुरु है? देखे, हमारे पास वो वाले प्रधानमंत्री नहीं है पहले जिनको ये बोलते थे बरसाती बन के नहा रहे हैं, अब तो हमारे विश्वगुरु है। और विश्वगुरु क्या 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 टेक्निक लेके आए हैं यहाँ? विश्वगुरु क्या बताना चाह रहे हैं? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे पास है? अगर 30 से 40 मीटर रास्ता बह जाए तो आप कैसे उसमें झूला पुल का निर्माण कर दें? वो टेक्नोलॉजी कहाँ है? वो टेक्नोलॉजी आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी, आपके नए नए ड्रोन, आपके सिस्टम कहाँ है? ये सब कुछ, ये सब देखिए हवाई और दिखाना और झूठ बोलने का काम ये लोग करते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। धरातल पर क्या है? आप भेल है धरातल पर। इसकी हालत बहुत खराब है। अब इनके नेताओं को प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे, इनके जो राहुल गांधी वायनाड में 250 लोग मर गए, जब वायनाड में 250 लोग मर गए, वायनाड में 250 लोग मर गए थे, तब राहुल गांधी को मौका मिला जाकर के वायनाड का दौरा करें। ये तो आपका नेतृत्व है, आपके नेतृत्व की हालत ये है कि संसद में भाषण देना ज्यादा जरूरी है, मोदी जी को पोस्ट पर ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोगों को राहत नहीं देंगे आप। 250 लोगों के मरने के बाद, 250 लोगों के मरने के बाद राहुल गांधी को वायनाड जाए, हिमाचल प्रदेश सारा देखिए लोग यहाँ हो गए हैं, की मृत्यु हो गई है। आप केवल मोदी जी को बुरा कहना चाहते हैं कि आपके गलती है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर अकेडमी की बेट करनी है भाई मेरे, अकेडमी की बेट करनी है तो राजनीति है, राजनीति अकेडमी की बेट करने का बात राजनीति होता है। अपनी सरकार को बचा रहे हैं, लेकिन अगर आरोप लगाएंगे आरोप को करना पड़ेगा। 250 मरने के बाद राहुल गांधी के वायनाड जाते हैं, फट जाते हैं। अब मरने की बात है तो के बाद लोग दीजिए, सफाई नहीं हो रही है, पानी साफ नहीं हो रही है, आपने 1000 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट खा दिया, पा नहीं सकते। हमारी सरकार, मैं सिर्फ बात कह रहा हूँ कि आपदा का मसला राजनीति से ऊपर है। 250 लोगों के मरने के बाद राहुल गांधी अगर वायनाड जाते हैं, जी आप उत्तराखंड की बात करिए ना, उत्तराखंड में भी अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है मॉनसून के बाद से। बात करेंगे उत्तराखंड की बात करिए, जब मोदी जी की बात करेंगे तो राहुल गांधी की बात करेंगे, अपनी मोदी की बात करेंगे। अगर मेरे सबसे बड़े नेता पर सवाल उठाएंगे मेरे उत्तर प्रदेश पड़ेगा। वायनाड 250 मरने के बाद गए, बात दीजिए ना, आपने क्या किया? आप तो 700 साल से केरल में सरकार है, आज हम मेरे बर्बाद कर रहे हैं, आप देख तो रहे, आपने क्या किया? हमारे लोगों ने सहयोग करना था, आपने रोक दिया। आप आज भी
आपको ये देखकर नहीं बनाई थी, आपके उत्तराखंड के नेता उससे पदयात्रा निकाल रहे हैं। अरे आपके में जरा भी निकाले यात्रा, आपके नेता यात्रा निकाल रहे हैं, आपके नेता भाजपा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राजनीतिक चेहरे आपके हैं आशीष भाई, आप बोलेंगे लेकिन आपके नेताओं के आपके चोरी करेंगे, आप मंदिर का सोना चोरी करेंगे, आप हमारी सरकार ने पैसा दिया। हमारी सरकार ने विशेष तौर पर उत्तराखंड काम किया है। ऐसी बजट के अंदर आपने क्या किया? आपने केदारनाथ में घपला ही किया। चोरी ना करो, आप क्या 12 करोड़ रुपया आपदा पीड़ितों की राहत के लिए आया था, उसके लिए अपने उनका कर रहे हैं, भोग रहे हैं। अगर आप अपना चेहरा देखिए, आज केदारनाथ का अपमान करने वाले केदारनाथ के सम्मान की बात करते हैं। ये चरित्र कांग्रेस का, सनातन का अपमान करने वाले आप अगर आपका पर बात करनी है तो कृपया राजनीति के बाद आप लोगों ने दिया आई नहीं है। आपका ये जो विनाश किया है आपने विकास के नाम पर, यह आपदा की देन है और पूरे हमारी देन इसकी नहीं है। ठीक है कुलदीप जी, कुलदीप जी जिस तरह से नौटियाल जी कह रहे हैं कि आपदा आई नहीं है, सरकार द्वारा लाई गई है, जनता जो दंश चल रही है, किस सत्यता है? क्या सरकार द्वारा जो प्रबंधन किया गया है, जो व्यवस्थाएं की गई है, वो नाकाफी साबित हो रही है? कुलदीप जी रावत जी बताइए, आपका हमला है या ऑटोमेटिक आई है? इसका वैज्ञानिक चलिए छोड़िए, आशीष जी को बड़े वैज्ञानिक है या जो कभी सत्ता पक्ष में रहा हो या ना विपक्ष में हो, किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई ऐसी दैवीय शक्ति नहीं है कि वो आपदाओं पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, महत्वपूर्ण आपदा को रोकना नहीं है, आपदा को आप कभी भी कैसे भी नहीं रोक सकते। महत्वपूर्ण होता है आपदा के बाद का रिस्पॉन्स। ठीक, और मैं ये समझता हूं कि चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, इस राज्य में दोनों की सरकारों के टाइम पर इस प्रदेश में आपदाएं आई हैं। ठीक है, दोनों के समय में आपदाएं रही हैं और दोनों सरकारों ने अपनी तरफ से जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर रिस्पॉन्स किया है। ठीक है, क्योंकि वहां पर स्थितियां देखिए, वहां पर जो स्थितियां होती हैं, हम पहाड़ के लोग हैं, मैं खुद पहाड़ के सीमांत जिले का रहने वाला हूं और मैंने आपदाओं के दंश झेले हैं, हमने देखी हैं आपदाएं, हम टेंटों में भी रहे हैं। ठीक है, हमने भूकंप की आपदा भी देखी है और लैंडस्लाइड से आई आपदा भी देखी है जो क्लाउड ब्रश के माध्यम से हुई थी। ठीक है ना, जब रास्ते बंद हो जाते थे। ठीक है, हमने वो दौर भी देखा है। ठीक, तो अपनी तरफ से 2013 के बाद तो केदारनाथ आपदा हुई, उसके बाद चीजें बदली हैं, बहुत कुछ बदली। हाँ, जो कुछ हम कंट्रोल कर सकते थे, जिस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए था, वो एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में भारत बहुत तरक्की कर चुका है। उत्तराखंड में भी यूसर्क और यूकॉप जैसी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, हम इन संस्थाओं का क्या उपयोग कर रहे हैं? क्या हम इन संस्थाओं के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से जियो मैपिंग नहीं कर सकते हैं कि कहाँ की जमीन कमजोर है, कहाँ लैंडस्लाइड की संभावनाएं नहीं? वो होता तो जोशीमठ के लोगों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती ना कुलदीप जी। बिल्कुल वही चीज है, वही सवाल है। अभी मैं आपको एक घटना बताऊं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, टिहरी के क्षेत्र में, बूढ़ा काला किताब क्षेत्र में एक गांव पूरा का पूरा आपदाग्रस्त हो गया। डीएम टिहरी मयूर दीक्षित, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्होंने एक प्रशंसनीय काम किया। उन्होंने पहले ही जा करके, क्योंकि उनकी जानकारी थी कि इस इलाके में ये क्षेत्र संवेदनशील है, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों से के लोगों से विनती करके उनको वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करवाया। ठीक है ना, पहले वो लोग नाराज हो रहे थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि चीजें किस तरह की हो गई हैं भयावह, तो उनको महसूस हुआ। ठीक है, ये अच्छी बात है, अच्छा प्रयास है, लेकिन सरकारों को चाहिए कि अपनी इन संस्थाओं के माध्यम से, देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी है। ठीक, मैं खुद जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, भूगर्भीय स्थितियों को जानता हूं, समझता हूं, पढ़ा है मैंने कॉलेजों में। ठीक है, तो हमें इन 2013 की आपदा के बाद 411 के करीब गांवों को चिन्हित किया गया था कि ये खतरे की जद में है। क्या हुआ उन गांवों का? वसीम जी जवाब दीजिए।
कि पहली बात जो रावण जी ने कहा है, हम जितने भी वैज्ञानिक संस्थान है उनकी मदद लेते हैं और फिर नहीं, जिन गांवों को चिन्हित किया गया था कि संवेदनशील इलाके हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं, आगे जाकर आपदा का दंश झेल सकते हैं, उन गांवों का क्या हुआ? क्योंकि अगर जोशीमठ की बात करूं तो जोशीमठ में कुछ ज्यादा बदला नहीं है, टीमें आती है, सर्वे करती है, लेकिन उसके बाद क्या? और वही हालत नैनीताल की भी है। भसीन जी जवाब दीजिए। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जोशीमठ के बारे में जो रिपोर्ट आई है उसकी जो नगरीय क्षेत्र से बहुत कम है, 1/3 है, बाकी 2/3 उस तरफ है, क्योंकि जोशीमठ यहाँ पर बसा है वो अपने आप में जो ग्लेशियर है उसके कबाल के ऊपर बसे, कमजोर अपने आप में। इस पर 1974 के अंदर कांग्रेस सरकार की रिपोर्ट दिया कि कांग्रेस सरकार ने दबा दिया था, लेकिन अब हमारी सरकार इस पर काम कर रही है और केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार के संस्थानों का जिक्र अभी कुलदीप जी कर रहे थे, सबकी मदद से पूरा प्लान तैयार किया गया है जिससे जोशीमठ को आगे से बचाया जा सके। इसी प्रकार से केंद्र के साथ कैसे बचाया जाएगा सर? और प्लान तैयार विशेषज्ञ करेंगे ना मैडम, नहीं, कितना समय लगेगा? तब तक लोगों का क्या? देखिए, उस दौरान जितनी भी मदद हो सकती है, जितना भी रेस्क्यू प्लान हो सकता है, जितनी भी रिस्पॉन्स की बातें हो सकती है, तो सरकार करती है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा केंद्रीय बजट कुछ दिन पहले जुलाई में आया, उसमें तो बाढ़ की स्थितियां प्रदेश में पैदा होती हैं, उसके समाधान के लिए केंद्र सरकार ने उसमें बजट में उत्तराखंड के लिए प्रावधान, वो हिमाचल को भी मिला है, उत्तराखंड को भी मिला है। ये तो हमारी बड़प्पन है ना कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार है, तब नहीं दिया। अगर ये कांग्रेस सरकार यहाँ पर होती केंद्र में तो चारा में उत्तराखंड को न देती। अच्छा, तब नहीं मिलता उत्तराखंड को? मिलता, उत्तराखंड कभी नहीं मिलता, क्योंकि हम मानते हैं कि कांग्रेस की मदद क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अपनी ये आपदाएं हैं ये राजनीतिक सूत्र का विषय है। हम आरोप लोगों को लगा करके राजनीतिक लाभ देने की कोशिश करें तो उचित ही नहीं है। हमें निश्चित तौर पर बहुत ठंडे मन से इस बात में चिंतन भी करना चाहिए, हमारी सरकार कर रही है। अगर कोई समझ चिन्हित भी करें तो उसकी भूमिका है उसके अंदर, लेकिन हमें आप आरोप के घेरे में लाएंगे, आपका जो चरित्र सामने लाया जाएगा तो अपने आप से कांग्रेस में बहुत भयावह है। मैं बोलना नहीं चाहता था इसके ऊपर, लेकिन मैं आशा करूंगा रिया जी कि हमारी सरकार पूरी तरह गंभीर है। हमारे मुख्यमंत्री आशीष जी, वसीम जी तो कह रहे हैं हम जितना कर सकते थे हमने किया जनता के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद है, आपदा प्रभावितों से मुलाकात भी कर रहे हैं, आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा भी ले रहे हैं। जितना कर सकते थे उतना किया, बाकी प्राकृतिक आपदा जो है किसी के कंट्रोल में है नहीं, नियंत्रण में है नहीं। जी ने जो बढ़िया बात बोली कि कांग्रेस होती तो कुछ हो ही नहीं पाता, बहुत बढ़िया बात है। कांग्रेस थी, देश में इतने सालों से रही, तभी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई, लोग पढ़ ही नहीं पाए, कोई टीचर नहीं बने, कोई प्रोफेसर नहीं बने, स्कूल कॉलेज नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी भी बात कर रहा हूँ। आप प्रोफेसर थे मतलब, लेकिन पता नहीं कहाँ पढ़े होंगे, इंडिया में तो नहीं पढ़े। आप इंडिया से बाहर से पढ़ाई करके आ गए, कॉलेज नहीं थी इंडिया में, बड़ा मुश्किल हो गया होगा पढ़ाई करना इंडिया में। खाएंगे आपको पढ़ाई होगी, बाहर से आए होंगे, इलाज यहाँ नहीं हो पाता होगा, इलाज भी क्योंकि आपकी उम्र तो पूरी काफी लगती है, तो आप शायद विदेशों में इलाज कराते होंगे, इस देश में तो इलाज भी नहीं था, स्कूल नहीं थे, आप पढ़ाई किस प्रकार की होगी, आपने मुझे नहीं पता, बाहर से पढ़ाई करके आए होंगे, तो किस तरह आप लोग चले, मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो किस पगडंडियों के सहारे चलते रहे होंगे। यहाँ तो गाड़ियां भी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, IIT नहीं थी, है ना, डी नहीं था, ऑर्डर फैक्ट्री नहीं थी, कोई कंपनी नहीं, बैंक नहीं थे, आप लोग एक दूसरे गुल्लकों में पैसे डालते होंगे। किस तरह आप लोगों ने गुजारा किया, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके हिसाब से तो देश आजादी 2014 के बाद हुआ है, उससे पहले तो देश था ही नहीं, उससे पहले तो युद्ध नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, उससे पहले चाइना से नहीं हुआ, पाकिस्तान से नहीं हुआ, हमने बांग्लादेश से अलग नहीं किया, आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके जो आतंकवादी कमर तोड़ दी, वो आज तक देख पा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह आतंकवादी हमले हो रहे हैं। तो हमने सब कुछ देखा है। आप मुझे ना बताएं कि आपने कांग्रेस के टाइम पे क्या था, मतलब राशन पानी नहीं हुआ करता था, पेट्रोल की दुकान नहीं थी, पेट्रोल पंप नहीं थे, अरे क्या नहीं था, शर्म आनी चाहिए बोलता है, बात बोलते हैं, किस तरह की बात करते हैं आप। कांग्रेस के टाइम पे टीवी नहीं था, फ्री क्या नहीं था, अरे आप लोगों ने आके देश को बर्बाद किया है, आप कर क्या रहे, बातें करते हैं बड़ी बड़ी वसीम जी, आशीष जी, आप दोनों ही नहीं मानेंगे कि आप दोनों की सरकार के दौरान भले ही काम हुआ, लेकिन कुछ उपाय ऐसा परमानेंट सोल्यूशन बनाने का कोई ढांचा या कुछ सॉलिड नहीं तैयार किया गया जिससे हम कह सके कि उत्तराखंड की जनता को आगे चलकर आपदा की अगर सिचुएशन होती है तो कुछ मदद मिल पाए, या जनता जो है डर के साए में जीने को मजबूर ना हो पाए। कुलदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी, एक फाइनल कमेंट सर, क्योंकि डिबेट होती है हर साल का, हम यही देखते हैं वही कहानी, लेकिन आखिर कब हम ये कह पाएंगे कि उत्तराखंड के लिए जो एक लंबा संघर्ष किया गया, आज उत्तराखंड की जो जनता है वो सुरक्षित है और किसी डर के साए में जीने को मजबूर नहीं है? कब वो होगा सर, कब हो पाएगा? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों को तय करना है, क्योंकि सत्ता में यही लोग रहते हैं।
ठीक है, नीतियां यही लोग बनाते हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम हिमालय जिस परिक्षेत्र में रह रहे हैं, प्रकृति का निर्माण और प्राकृतिक क्षेत्र में किया गया निर्माण, ये दोनों अलग विषय, ठीक है। प्रकृति के निर्माण जो प्रकृति ने किए हैं वो उस तरह से नहीं प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रकृति के बीच जहां मनुष्य ने निर्माण किया, ठीक, विकास के नाम पर, वहां चीजें और अनियोजित तरीके से किया, वहां चीजें जरूर प्रभावित हुई हैं। सड़कें बंद हुई हैं, जंगल के बीच की कोई पगडंडी बंद नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ये हमें समझना होगा कि एक तो वैज्ञानिक तरीके से और अपने प्रकृति का हमें उसका संवर्धन करना है, दोहन नहीं करना, शोषण नहीं करना है, ठीक है ना, हमें इसको समझना होगा। दूसरा, हमें वैज्ञानिक तरीके से अब सरकारों को चेतना चाहिए कि भाई पहले तो जियो सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से उन भूगर्भीय क्षेत्रों का हम अध्ययन करें, ठीक है ना, और एक नई व्यवस्था तैयार करें। शहरों में तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई व्यवस्था तैयार करके ऐसा एक ढांचा तैयार करें जिससे हमें लगे कि आगे कभी कोई आपदा आए तो उत्तराखंड उससे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भसीन जी, नौटियाल जी और कुलदीप जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो उत्तराखंड हर साल आपदाओं का दंश झेलता है। केदारनाथ आपदा हो, रैणी गांव की आपदा हो, जोशीमठ आपदा हो, तमाम ऐसे जख्म हैं जो उत्तराखंड अपने सीने पर लिए हुए है। लेकिन सवाल यही, हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से एक्शन मोड में है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन सवाल यही कि हर साल की यही कहानी है। आखिर कब हम ये कह पाएंगे कि मॉनसून से निपटने के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है? ये तो खैर वक्त ही बताएगा कि प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं वो कितना धरातल पर स्टैंड आउट करती हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।